हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चिंतन एवं कल्पना, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। तो आइए इसी टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। चिंतन तथा कल्पना दोनों ही उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं हैं। कल्पना को परिभाषित करते हुए रेवल महोदय 1985 ने कहा है, द प्रोसेस of recombining memories of past experiences and previously formed image into novel constructions is called imagination। गत अनुभूतियों की यादों और प्रतिमाओं यानी कि इमेजेस जो होती हैं को पुनर्गठित कर एक नई संरचना करने की प्रक्रिया को कल्पना कहा जाता है। इस परिभाषा से ये स्पष्ट हो जाता है कि कल्पना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें पूर्व अनुभूति यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर व्यक्ति कुछ नए विचारों का निर्माण करता है। यह निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन सृजनात्मक यानी क्रिएटिव भी हो सकता है तथा निर्माण कहेंगे तथा अनुकूल यानी कि इमिटेटिव भी हो सकता है। जब व्यक्ति अपनी ओर से किसी नए विचार की रचना करता है तो इस तरह की कल्पना को सृजनात्मक कल्पना यानी कि क्रिएटिव इमेजिनेशन कहा जाता है। और जब व्यक्ति किसी ऐसे विचार यानी कि थॉट को सामने प्रस्तुत करता है जिसे वह वास्तव में दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त किए होता है तो इस तरह की कल्पना को अनुकूलित कल्पना यानी कि अनुकूल कल्पना कहा जाता है। चिंतन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने गत अनुभूतियों का सहारा लेता है और इस बिंदु पर चिंतन तथा कल्पना यानी कि इमेजिनेशन दोनों ही प्रक्रियाएं समान होती हैं। इस समानता के बावजूद भी चिंतन यानी कि थिंकिंग तथा कल्पना की प्रक्रिया एक दूसरे से कुछ अर्थों में भिन्न होती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पर हम यहाँ देख रहे हैं, चिंतन की प्रक्रिया लक्ष्य निर्देशित यानी कि गोल डायरेक्टेड होती है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसके समाधान के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं और चिंतन करना शुरू कर देते हैं। चिंतन के समय व्यक्ति का सारा प्रयास जो भी इफेक्ट होता है एक निश्चित लक्ष्य यानी कि गोल उस समस्या के समाधान की ओर हो जाता है। कल्पना में ऐसी बातें नहीं होती हैं। कल्पना करते समय हमारे सामने कोई निश्चित या अनिश्चित समस्या नहीं होती है, फलस्वरूप हमारा प्रयास किसी खास समस्या या लक्ष्य की ओर नहीं होता है। प्रायः यही देखा गया है कि कल्पना करते समय व्यक्ति भिन्न भिन्न वस्तुओं एवं घटनाओं से संबंधित विचार अपने में यादृच्छिक रूप में जो है लेकर आता है। चिंतन में खासकर यथार्थवादी चिंतन यानी कि रियलिस्टिक थिंकिंग में तर्क होता है, परंतु कल्पना जो इमेजिनेशन है में सही अर्थ में कोई तर्क ही नहीं होता है। चिंतन करते समय व्यक्ति किसी विषय या घटना के पक्ष या तर्क में चिंतन करता है। उदाहरण के लिए कोई छात्र अपने कमरे में टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ रहा है, अचानक रोशनी बुझ जाती है। अब छात्र के सामने ये समस्या उठ खड़ी होती है कि रोशनी कहाँ से आए कि पढ़ाई जारी रख सके। छात्र अपने मन में कई तरह के तर्क करते हुए चिंतन कर सकता है। ये सोच सकता है कि संभवतः बिजली के मीटर के बगल का फ्यूज तार जल गया होगा। वह ये सोच सकता है कि पास के कमरे में बल्ब जल रहा है अतः जरूर ही लैंप का बल्ब जो है फ्यूज हो गया होगा, अतः बल्ब की जांच करेगा, उसको चेक करेगा। और यदि उसके बाद यदि यह वही पाता है कि बल्ब भी ठीक है यानी ये पाता है कि बल्ब भी ठीक है तो ये स्पष्टता इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि टेबल लैंप का स्विच खराब हो गया है। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि चिंतन में क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक रूप से व्यक्ति तर्क करता है। कल्पना में ऐसी बातें नहीं होती हैं। कल्पना में कभी एक वस्तु से संबंधित प्रतिमाएं या पूर्व अनुभूतियां मन में आती हैं तो कभी दूसरे वस्तु से संबंधित प्रतिमाएं या फिर अनुभूतियां हमारे मन में यानी कोई क्रमबद्धता या तर्क सम्मिलित नहीं होता है। प्रायः चिंतन का संबंध वास्तविकता यानी कि रियलिटी से होता है। हालांकि कुछ चिंतन का संबंध वास्तविकता से न होकर काल्पनिक वस्तुओं से भी होता है। जैसे यदि कोई छात्र गणित की समस्या का समाधान कर रहा है और साथ ही ये सोच रहा है कि कल की पार्टी काफ़ी अच्छी, तो इसमें उसके द्वारा किए गए चिंतन का संबंध वास्तविकता एवं काल्पनिक वस्तुओं दोनों से होता है, परंतु ऐसा कम होता है। ज़्यादातर चिंतन का संबंध वास्तविकता यानी कि रियलिटी से ही होता है। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन का संबंध वास्तविक चीज़ों, वस्तुओं या घटनाओं से कम तथा अवास्तविक चीज़ों या वस्तुओं से अधिक होता है। जैसे एक बच्चा आकाश में काले काले बादलों को उड़ते हुए देखकर उसके साथ ये भी उड़ने की
बात सोचता है, ये उसकी कल्पना का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। चिंतन में प्रयत्न या त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चिंतन के सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है। कल्पना में प्रयत्न या त्रुटि की प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से नहीं होता है। चिंतन में स्पष्ट रूप से कोई ना कोई समस्या होती है। सच्चाई ये है कि किसी समस्या के उत्पन्न होने पर ही चिंतन की समस्या प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अतः चिंतन की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से एक निश्चित समस्या होती है, किंतु कल्पना के साथ ऐसी बात नहीं है। कल्पना का संबंध किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना से नहीं होता है। हम चुपचाप बैठे रहते हैं, हमारे सामने कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी कुछ ना कुछ हम कल्पना करते रहते हैं। अब हम देखेंगे चिंतन में भाषा का महत्व, रोल ऑफ लैंग्वेज इन थिंकिंग। चिंतन यानी कि थिंकिंग में भाषा का महत्व क्या है, ये एक विवादास्पद विषय हो गया है, बन गया है। इस संबंध में भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचार हैं, यानी कि अलग अलग ही भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के भिन्न भिन्न विचार हैं, इनके अलग अलग विचार हैं। मनोवैज्ञानिकों के इन सभी विचारों को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि चिंतन के लिए भाषा आवश्यक है, भाषा के अभाव में चिंतन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। अतः चिंतन की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित होती है तथा निर्धारित भी होती है। इस तरह के विचार व्यक्त करने वाले मनोवैज्ञानिकों में सापेर तथा उनके शिष्य ऑल्फ, ब्रूनर, बर्नस्टीन आदि का नाम है। तो हम यहाँ देखेंगे सापेर महोदय के विचार, उसके बाद देखेंगे ऑल्फ महोदय के विचार तथा ब्रूनर, बर्नस्टीन आदि के विचार। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं सापेर की प्रकल्पना ये थी कि भाषा द्वारा चिंतन की प्रक्रिया काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। इस प्रकल्पना का समर्थन ब्रूनर के जो है प्रयोगात्मक सबूतों द्वारा होता है। इन्होंने शिशुओं तथा प्राक स्कूली छात्रों यानी प्री स्कूल चिल्ड्रन पर प्रयोग किया और पाया कि इन बच्चों के चिंतन की प्रक्रिया तथा संज्ञानात्मक विकास अधिक सीमित इसलिए होता है क्योंकि इनमें भाषा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। इनके अध्ययन के अनुसार 6 से 7 साल की उम्र में बच्चे रोज सोचने के लिए अच्छी तरह से भाषा का प्रयोग आरंभ कर देते हैं। क्योंकि प्राक स्कूली बच्चों की उम्र 6 साल से नीचे होती है और उनमें भाषा का विकास पूर्ण नहीं हो पाता है, अतः उनका संरचनात्मक विकास विशेषकर चिंतन की प्रक्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि भाषा द्वारा चिंतन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। बर्नस्टीन 1958 ने गरीब तथा धनी परिवार के बच्चों के चिंतन का एक तुलनात्मक अध्ययन किया। इनके अनुसार गरीब परिवार के बच्चों की भाषा सीमित एवं अविकसित होती है तथा धनी परिवार के बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अधूरा एवं अपूर्ण होता है और होता पाया गया। ऐसे बच्चों के चिंतन एवं तर्क करने की क्षमता धनी परिवार के बच्चों की अपेक्षा या कहें बच्चों की ऐसी क्षमता की अपेक्षा हमेशा कम होते पाई गई। ओल्फ 1956 ने अपने गुरु सापेर के इस कथन को कि भाषा द्वारा चिंतन प्रभावित होता है और भी अधिक तीक्ष्ण करते हुए कहा कि भाषा द्वारा चिंतन प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित भी होता है। सचमुच में ओल्फ के योगदान को मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिक मान्यता मिली। ओल्फ की प्रकल्पना ये थी कि भाषा का विकास चिंतन की प्रक्रिया से पहले होता है तथा चिंतन की प्रक्रिया का निर्धारण पूर्ण रूपेण भाषा यानी कि लैंग्वेज द्वारा होता है। इसे भाषाई नियतिवाद कहा गया तथा साधारण रूप से ओल्फ प्रकल्पना यानी कि जो हाइपोथेसिस है इसके नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकल्पना के अनुसार सभी उच्च स्तरीय चिंतन भाषा द्वारा ही निर्धारित होते हैं। All higher levels of thinking are determined by language। ओल्फ प्रकल्पना के समर्थन में उन अध्ययनों यानी कि स्टडीज़ का उल्लेख होता है जो भिन्न भिन्न तरह से भाषा के प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के प्रत्यक्षणात्मक एवं संज्ञानात्मक अंतर से संबंधित होते हैं। मनोवैज्ञानिकों का एक दूसरा समूह ऐसा भी है जिसने उपयुक्त विचार के ठीक विपरीत विचार व्यक्त किया। इसमें पियाजे 1923 तथा क्लार्क 1973 का नाम अधिक प्रसिद्ध है। इन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि चिंतन की प्रक्रिया व्यक्ति में पहले होती है और बाद में उससे संबंधित शब्दों या भाषा का विकास होता है। दूसरे शब्दों में चिंतन की प्रक्रिया के लिए भाषा आवश्यक नहीं है क्योंकि चिंतन पहले होता है और भाषा का प्रयोग बाद में होता है। इस तरह से चिंतन की प्रक्रिया द्वारा भाषा प्रतिबिंबित यानी कि रिफ्लेक्ट होती है, ना कि निर्धारित जो है यानी कहें डिटरमाइन
होती है। पियाजे ने अपने प्रयोग में पाया कि कुछ शब्द जैसे बड़ा यानी कि बिगड़, छोटा स्मॉलर, लंबा लॉन्गर, दूर, फर्दर आदि का अर्थ बच्चे तब तक नहीं समझते हैं जब तक कि उनमें शब्दों से संबंधित तार्किक संप्रतियों यानी कि जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं का विकास नहीं होता है। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इन दो विपरीत विचारों के बीच अपना विचार रखते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि भाषा तथा चिंतन दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो प्रारंभ में अलग अलग तथा स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं। किसी एक का विकास दूसरे द्वारा प्रभावित नहीं होता है। रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की जो है या कहें वाइगोत्स्की 1962 का ऐसा ही विचार है। उनके अनुसार 2 साल तक की अवस्था में चिंतन तथा भाषा का विकास बिना एक दूसरे को प्रभावित किए होता है, परंतु उसके बाद चिंतन की अभिव्यक्ति शब्दों में होने लगती है तथा बच्चे शब्दों का प्रयोग भी जो है किस तरह से करते हैं, विवेकी यानी कि रेशनल ढंग से करने लगते हैं। इस प्रकार जो वर्णन किया गया अभी तक तथ्यों के आधार पर यानी फैक्ट्स के आधार पर हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाषा द्वारा चिंतन की प्रक्रिया प्रभावित अथवा निर्धारित होती है, परंतु इसके आधार पर ये कह देना कि सभी उच्चतर चिंतन यानी कि हायर थिंकिंग भी निश्चित रूप से भाषा पर ही निर्भर होते हैं, ये उचित नहीं है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा चिंतन एवं कल्पना तथा चिंतन में भाषा का महत्व। चिंतन एवं कल्पना के माध्यम से हमने इस विषय पर प्रकाश डाला कि चिंतन की प्रक्रिया लक्ष्य निर्देशित होती है। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम उसके समाधान के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं और चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तथा चिंतन में भाषा का महत्व के अंतर्गत हमने देखा कि मनोवैज्ञानिकों के विचार, उन्होंने चिंतन के लिए भाषा को आवश्यक माना है। भाषा के अभाव में चिंतन की प्रक्रिया नहीं हो सकती और चिंतन की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित होती है। किंतु उन्होंने इसके और आगे बढ़ाकर कहा कि प्रभावित ही नहीं होती, यानी कि प्रभाव भी विशेष रूप से अपना भी प्रभाव चिंतन में डालती है तथा साथ ही साथ निर्धारित भी होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। धन्यवाद।